तलावत हो जाए शुएब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक फिर क्यूट सा सवाल आ रहा है और उसमें वो कह रहा है कि भाई डिस्कस हाउ द अबव इशू शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ WL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। और बोल रहा है कि भाई आपने आंसर को आप सपोर्ट करेंगे विद इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ IFRS। और इसमें भी डेट आपको जो अज्यूम करनी है वो है कि आप अभी मौजूद हैं 1 फरवरी 2020 को। तो हमने कहा कि अज्यूम टुडे इज Feb 1 2000 ये दूसरा है 2020। सही जी, शुरू हो जाएं। रीड भी आप खुद करें यार, ये अटेम्प्ट है, अभी देख लेते हैं। स्प्रिंग 2020। हाँ जी, कह ये रहा है कि भाई नवंबर 2021 में WL ने एक प्रमोशन स्कीम चालू की थी जिसके अंदर स्क्रैच कार्ड था हर पैक के अंदर। ऐसा ही है जी। इसके बाद लिखा हुआ है दीज कार्ड्स कैरी कैश प्राइजेस, यानी आपने चिप्स का डब्बा खोला, सही जी, उसमें स्क्रैच कार्ड था, आपने उसको स्क्रैच किया और आपको पता लगा कि भाई उसमें इनामात मिलते हैं 100 रुपये से लेके 50,000 रुपये के तक। ऐसा ही है, और जैसे यूजुअली यहाँ पे भी हुआ करता था ऐसा। ओके, एंड आर वैलिड फॉर क्लेम्स अप टिल 29 फरवरी 2020। आप कहाँ मौजूद हैं? 1 फरवरी पे, यानी अब तक 1 फरवरी पे अकाउंट्स फाइनल नहीं हुए हैं और ये स्कीम चलेगी 29 फरवरी तक। आगे फिर ये कह रहा है ऑल द स्क्रैच कार्ड्स वर प्रिंटेड बाय द सिस्टम, यानी जो प्रिंटिंग हुई है वो सिस्टम ने की है, सही जी, स्क्रैच कार्ड, और वो सीधे सीधे डब्बे में चले गए। अच्छा भाई, एंड पैक्ड डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट, यानी जाहिर सी बात है मशीन लगी हुई होगी तो वो पूरी पैकिंग हो के टक टक वो प्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए पैक हो गए, उसके साथ साइड हो गई होगी। इसके बाद कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। एज पर द स्कीम WL हैड डिसाइडेड टू इंक्लूड टोटल प्राइसेस ऑफ रुपीज, यानी इन लोगों का बजट ये था कि 25 मिलियन की हद तक ये उसके अंदर स्क्रैच कार्ड को डालेंगे। यहां तक कोई आवश्यकता कोई भी नहीं है। ओके, हमने कहा एज एट ईयर एंड WL हैड ऑलरेडी रिसीव्ड क्लेम प्राइसेस वर्थ रुपीज 32 मिलियन। अच्छा भाई, वहां का CFO कह रहा है कि वाह भाई 25 मिलियन का बजट था, 32 मिलियन के क्लेम आ गए। बाद में पता लगा इंक्वायरी करने के बाद कंक्लूजन पे कि सॉफ्टवेयर के अंदर हो गया था कोई भंड, सही जी, और स्क्रैच कार्ड में कोई प्रोग्रामिंग के क्या थे, एरर थे। हम तो ऑडिट में सीखते भी हैं ना कि IT सिस्टम को तमीज से टेस्ट कर लो, वरना पे ऐसी हरकतें होती हैं। खैर ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हरकत नहीं है, ये तो आपके ऑपरेशनल एरर हैं, पर जिसकी वजह से आई बिलीव कि आपके ऊपर बल्ली आ चुकी है। अच्छा, आपको कैसे पता आपको ऑब्लिगेशन आ चुकी है? क्योंकि प्रमोशनल स्कीम कब लॉन्च हुई है? नवंबर में, ईयर एंड से पहले। अच्छा भाई, विच हैज लेड टू द प्रिंटिंग ऑफ अननोन अमाउंट ऑफ टोटल प्राइसेस, यानी अब तक हमें पता भी नहीं है कि टोटल प्राइसेस कितनी होंगी, क्योंकि अब तक तो 32 मिलियन। अच्छा, आप मुझे बात बताओ, कल को एक बंदा आ जाए तुम्हारे दरवाजे पे 29 फरवरी से पहले, क्योंकि स्कीम तक कब तक चलेगी? 29 फरवरी तक। अगर 100 मिलियन के क्लेम भी आ गए ना तो तुम लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर 29 तक ये वैलिड है और ऑब्लिगेशन भी है। क्लियर है? खैर आगे फिर वो कह रहा है कि फर्दर क्लेम ऑफ 12 मिलियन हैड बीन रिसीव्ड टिल 31 जनवरी 2020। कंसिडरिंग द रेपुटेशन WL वुड ऑनर ऑल द क्लेम्स। अब आप इसमें लिख के बताएं कि हमारे पास क्या ये जो 25 मिलियन के क्लेम्स आ चुके हैं, सही जी, अच्छा 25 मिलियन तो होता है, जो 32 मिलियन के क्लेम्स आ चुके हैं
सही जी, क्या ये रिकॉर्ड होंगे एज एट ईयर एंड? एज एट ईयर एंड का मतलब है ये ईयर एंड से पहले पहले के तक के आ चुके हैं, ऐसा है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, ऐसा है? तो ईयर एंड से पहले पहले वाले रिकॉर्ड होंगे नहीं होंगे? होंगे। कौन से, इस साल में पिछले साल में? पिछले साल में ही आएंगे। अच्छा, उसके बाद मजीद 12 मिलियन और आए, ये भी एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा, और जो बकाया है वो रिलायबल एस्टिमेट नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा उसका? डिस्क्लोज करेंगे एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। और मैंने ये भी बताया था कि जब एस्टिमेट अमाउंट को नहीं होता तो ये फैक्ट भी बताना होता है कि हम इसको रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इसकी अंग्रेजी लिख लें जल्दी से। तो यहां पे अली ने लिखा है कि द सेल ऑफ पैक्स विद स्क्रैच कार्ड्स इज द इवेंट क्रिएटिंग अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है। टू रिकॉर्ड अ प्रोविजन सिंस द प्राइसेस वर्थ ₹32 मिलियन हैज ऑलरेडी बीन क्लेम्ड इट शैल बी रिकॉर्डेड एज अ एक्सपेंस और लायबिलिटी। वेरी गुड अली। और इसके बाद आपने लिखा है फर्दर 12 मिलियन इज टू बी रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी बिकॉज दिस इज अ एडजस्टिंग इवेंट प्लस एनी मोर एक्सपेक्टेड क्लेम्स टिल 29 फरवरी इज टू बी प्रोविजनाइज एज वेल एज अज्यूमिंग देयर इज अ रिलायबल एस्टीमेट। बट अगेन आपने वो वाली बात नहीं की अली के जो बकाया हैं, जो क्लेम आ सकते हैं, उसके लिए क्या जाएगा? एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दैट देयर आर सर्टेन क्लेम्स व्हिच वी कैन नॉट असर्टेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और हम उसको रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते। किसका? कैसे, कितने का आएगा क्लेम, ये पता है? तो एस्टिमेट है ही नहीं ना। एस्टिमेट भी तो रिलायबल होना चाहिए ना। अब कार्ड मशीन की जो प्रिंटिंग मशीन है उसने क्या क्या डाल के निकाल दिया मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उसका प्रोविजन कर ही नहीं सकता। बट हाँ, ये कंटिंजेंट है कि आएंगे, तो वो हम क्या कर देंगे? डिस्क्लोज। हाँ जी, बाकी तो लिख के बताओ क्या हो गया बाबू ऑनलाइन वालों। एक अली नहीं लिखा है, क्या सही नहीं करवाने क्या गलतियां, या पहली बार अपने आपको वहीं जाके टेस्ट करवाओगे? बेटा अभी बता रहा हूं सालार वापस से, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होगी अमाउंट के बगैर, अमाउंट के बगैर, अमाउंट के बगैर। तो बेटा कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब है आप डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे दैट वी हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पूरा केस बताएंगे। सही है ना? लिख के दे देंगे ना जानू, कहां से लाया? हाँ, ये तो बताएंगे ना डिस्क्लोजर में। सही है कि भाई हम रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते। अच्छा, डिस्क्लोजर कुछ इस तरीके से बनेगा कि WL इंट्रोड्यूस अ प्रमोशनल स्कीम इन विच द कंपनी हैज इंक्लूडेड द स्क्रैच कार्ड्स सिंस देयर वाज अ एरर इन प्रिंटिंग मशीन एंड वी आर अनेबल टू ascertain द एक्चुअल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड, सो दिस इज द कंटिंजेंट लायबिलिटी। अदरवाइज अमाउंट होती है तो हम क्या करते हैं? अमाउंट लिख देते हैं। तो हमने, वरना मैंने आपको सिखाया भी था जब ये पढ़ा रहा था, मैंने आपको पता अगर ये आप डिस्क्लोज कर रहे हैं और अमाउंट मेजर नहीं हो सकती तो आप ये फैक्ट बताते हैं कि अमाउंट मेजर नहीं हो सकती है। हसान कह रहे हैं सर 25 मिलियन तो हमारा एक्सपेक्टेड था। बेटा ये 25 मिलियन तब का है जब आपने ये कार्ड मशीन जब बनाई थी ना, जब आपने कार्ड प्रिंट करवाए थे, वो आपने सोचा था कि 25 मिलियन होगा। मशीन में आपने 25 मिलियन ही फिक्स किया हुआ था, बट मशीन में हो गया एरर, मशीन में हो गया भंड। उस वजह से क्या हुआ कि आपके कार्ड प्रिंटिंग मशीन ने 25 मिलियन की जगह इनिशियली कितने निकाल दिए? 32 मिलियन। ये बेटा ये ना 32 निकाल लिए ना ईयर एंड तक, और ईयर एंड के बाद आपको और कितने आ गए? 12 मिलियन। तो ये भी ऑब्लिगेशन है। अच्छा, यहां पे तुम लोग बताते हो ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? ऑब्लिगेटिंग इवेंट है
प्रमोशनल स्कीम का अनाउंस करना, पहला। नहीं तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट ना, कि ऑब्लिगेशन आ रही है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट है आपका प्रमोशनल स्कीम का अनाउंस करना और सेल करना गुड्स की। क्लियर है? अच्छा, अगर ये गुड्स की सेल बाद में हुई होती ईयर एंड के बाद, जल्दी बताओ। हाँ भाई, सबसे पूछता हूं ऑनलाइन वालों, मैंने स्कीम अनाउंस की पहले, स्कीम अनाउंस की और उस स्कीम के लिए जो सेल्स की बाद में की, ईयर एंड पे क्या होता? ईयर एंड में कुछ नहीं होता, देख लो। पक्का सेल्स ही नहीं है, इसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं, इसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं कि ईयर एंड पे कुछ नहीं है। सोचो। हाँ, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी ईयर एंड पे। एनीवन कैन नॉट कंपेल यू टू पे द अमाउंट, ऐसा है। हाँ, ये ऐसे सोचना है। अच्छा, ऐसा सवाल भी किया हुआ हमने, आप याद करो। हाँ, अब इसी का उल्टा है वो। नहीं नहीं, इसी का ये पार्ट नहीं, इसी का ये पार्ट नहीं, दूसरा सवाल था उसका ये पार्ट, एक दूसरा सवाल था उसका ये पार्ट, जिसके अंदर मस्ती ये थी कि हमने बकवास की थी, बट हमने सेल कब की थी? अगले साल। तो हमने कहा तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट ही नहीं हुआ, खरीदा ही नहीं है उसने अब तक, याद आया? तो ये चीजें याद रखनी है आपने। ऑनलाइन मतलब याद आया तुम लोगों को? नशे ही हो, लेटे हुए हो घर पे। पीर मोहम्मद ने लिखा, WL has introduced a scheme of scratch cards which pertains from the previous financial year. Okay, and the claim received are of 32 million. सही जी, okay, which are the result of past obligations. Past obligation नहीं। अच्छा भाई, moreover further 12 million claims were also received and WL indicated that they intend to settle all the claims which indicates present obligation due to constructive statement. So the above claims are concluded as an adjusting event. थोड़ी सी इंग्लिश सही करनी है बाबू। ओके जी। And the liability shall be recorded. Provision. Moreover, WL might receive the claim in the future to which cannot be reliably estimated, so contingent liability shall be recorded on it. नहीं, गलत। कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए कभी नहीं लिखना कि रिकॉर्डेड, कंटिंजेंट लायबिलिटी शैल बी डिस्क्लोज्ड। अब देखो, जैसे आप लोग लिखते हैं ना तो मैं गलतियां सही करता हूं, अब लिखोगे नहीं तो भाई गलतियां सही नहीं होंगी, ये एग्जाम में लिख के आते तो भंड हो जाता है ये। अली, जो दूसरा केस बताया ना मैंने, दूसरे केस में डिस्क्लोज भी नहीं होता ना। $12 मिलियन का प्रोविजन रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल। पीर मोहम्मद क्लियर है जानी? हम जरा इसका उत्तर देख लेते हैं। हाँ भाई, ये देखिएगा, in respect of claim received till year end of 32 million, WL should record an expense. Further claim of rupees 12 million received during the January would be considered as an adjusting event and should be recorded as an expense in 2000। आपने एक एक को पकड़ के बताना है कि भाई ये इस साल आएगा या पिछले साल आएगा। नहीं, एक्सपेंस बोल रहा हूँ, डेबिट की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट तो प्रोविजन ही आएगा ना। देखो ना, लिखा हुआ एक्सपेंस, एक्सपेंस 2019 में बोल रहा, मैं कह रहा हूं प्रोविजन तो आएगा ना, तो एक डेबिट की बात करता है, सही है। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग क्लेम्स विच हैव नॉट बीन रिसीव्ड, WL हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऐसा है, क्योंकि क्या है, सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो हमने कंक्लूड भी किया आपके साथ अभी, ऐसा ही, क्योंकि अपनी बातें बतानी है आगे। क्या प्रोबेबल है क्या आउटफ्लो होगा? तो ऐसी बातें, चिप्स के डब्बे गए में खोलेंगे, खाएंगे, चस्सी, फिर स्क्रैच करेंगे, फिर आएंगे, तो ये तो है। इसके बाद, एज कार्ड्स ऑफ हायर अमाउंट वर प्रिंटेड एंड इशूड एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्लान बट अमाउंट कुड नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इन प्रिंटिंग कार्ड्स, इट शुड बी डिस्क्लोज एज अ contingent liability along with the description that
अमाउंट इज नॉट मेजरेबल ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस डिस्कस्ड अबव। मैंने आपको बताया भी था कि भाई आप हमेशा बताएंगे कि अगर अमाउंट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती तो वो क्यों नहीं हो सकती, आपने वो फैक्ट बता देना। क्लियर है? चलें जी, अब एक और प्रश्न करते हैं। नहीं ना, कंपनी ने तो जो प्रिंटिंग कार्ड बनाया तो कार्ड जो प्रिंटिंग मशीन है वो खुद ही उसके अंदर अमाउंट डाल के स्क्रैच कर करके निकालती गई। अब ऐसा कोई लॉग मौजूद नहीं है पीछे जो ये बताए कि उसके अंदर किस किस अमाउंट की चीजें गई हैं। अगर लॉग मौजूद होता तो मैं तो पूरा प्रोविजन कर लेता ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो कह रहा है ना कि मशीन में बग आया है। हाँ, तो अगर मैनेजमेंट का एस्टिमेट गिवन है तो पूरा एक्सपेंस बुक हो जाता बस। ईयर एंड क्या है इसमें? 30 जून 2020। और जहाज को कब गिराया था? 16 जून को। तो क्या पास इवेंट है? पास इवेंट है? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों है या नहीं है? अच्छा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे है भाई? नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऐसे है कि सीईओ को मस्ती है, सीईओ को मस्ती है। देखो, आपके पास ऑब्लिगेशन कैसे आती है? तो लीगल होगी या कंस्ट्रक्टिव होगी। कंस्ट्रक्टिव में ये खुद की मस्ती है, ऐसा ही है ना, खुद जाके बोल रहे कि भाई भाई बैठे में कोई मसले वाली बात नहीं है। 1.5 मिलियन पे होगा फॉर ईच लॉस ऑफ लाइफ, जितने लोग मरे, और 1 मिलियन फॉर ईच इंजर्ड वर्कर। तो आप देखेंगे इस पे क्या लिखना है आपने। दो 2020 में बिल्कुल एडजस्टिंग इवेंट है ना। किसके? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसमें इस वाले तक का प्रोविजन कितना बनाओगे, यहाँ तक की चौरंगी का? 8 मिलियन। भाई देखो, जो 1.5 मिलियन है वो 2 पे आएगा और 1 मिलियन आएगा 5 पे, तो ये आ गया 5 मिलियन, तो कुल मिला के 8 मिलियन। गुड। अच्छा, यहाँ पे हमाद ने लिखा है द एमरजेंसी लैंडिंग इज द पास्ट इवेंट ड्यू टू विच प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द compensating workers and faculty owners arose. Okay, as the condition existed at year end, SL should book a provision for rupees 8 million due to the constructive obligation. चलिए, good है। Likewise, as the outflow is provable, SA would make a provision of 20 million as it is the most likely option. Very good. Moreover, provision for the amount equal to USD 1 million should be made that the condition existed and legal obligation was there due to agreement. मुझे लगता है कि ये जो आखिर वाला है ना, ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है भाई? एक बार रीड करके देख लो तो समझ आएगा। अच्छा, जैन ने भी लिखा है, पहले शहीद ने लिखा है emergency landing near factory is a past event as CEO's current statement
creates a present obligation. Very good यार. Therefore, company should, in respect of this obligation, record a provision of rupees 8 million. बेहतरीन शहीद. Good. Sukoon Airlines Limited made an emergency landing. सही है जी. Near the factory building, there is loss of lives of 2 workers and injuries of 5 workers. This is a past event, creating a present obligation, which is self-imposed by the CEO. Okay. Creating a constructive obligation. Furthermore, a provision 20 million shall also be recorded at the reporting date that the cash flow is probable. Cash flow नहीं, cash outflow is probable. And there is a reliable estimate. 70% probability. अच्छा 70% probability की जगह लिखना आप कि as per the lawyer there is a 70% chance that we will pay rupees 20 million. So the provision should be recorded by 20 million as it is the most likely option. सही है जैन? 8 मिलियन का अलग से होगा. 8 मिलियन तो बुक करोगे ना भाई, तो बताओगे नहीं कितने का बुक होगा. 20 मिलियन यहाँ पे बुक होगा और ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट को भी देखते हैं. हसन on 16 June 2020 SL aircraft made an emergency landing near a factory building. That's why factory was damaged. So it is an adjusting event. अच्छा एडजस्टिंग इवेंट नहीं जानी, आप बोलेंगे कि दिस इज अ पास्ट इवेंट एंड द अनाउंसमेंट ऑफ सीईओ क्रिएट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. सही है हसन? अच्छा फिर आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऑन 8 जुलाई द फैक्ट्री ओनर फाइल्ड अ क्लेम. दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज, ऐसे देखो थोड़ा सा बना के लिखना है आसान. आप बोलेंगे तो द क्लेम ऑफ फैक्ट्री ओनर सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट. इधर देखो क्या लिखोगे, क्लेम ऑफ फैक्ट्री ओनर सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड ऑन 8 जुलाई, जो भी आंसर वो डेट लिखी हुई है लिखेंगे दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज कंडीशन वॉज एग्जिस्टेड एट ईयर एंड एंड द प्रोविजन ऑफ रुपीज 20 million शुड बी बुक्ड एज दिस इज द मोस्ट लाइकली ऑप्शन. क्लियर है? तो इस तरीके से लिखना है. यानी क्लियर है? आसान. अच्छा जी अब इधर देखो, हमने कहा ड्यू टू दिस एक्सीडेंट द एयरक्राफ्ट फॉर डैमेज एंड बियॉन्ड रिपेयर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली SAL कैन नॉट यूज दिस एयरक्राफ्ट एनीमोर. यानी अब ये जहाज नहीं चल सकता. एयरक्राफ्ट वॉज एक्वायर्ड ऑन अ लीज ऑन मंथली रेंटल ऑफ 0.5 million फॉर 10 months एक्सपायरिंग ऑन 31 अक्टूबर. यानी हम ये कह रहे हैं कि भाई जो अब हमारा 30 जून तक की कहानी है उसके आगे मजीद कितने महीने चलना था ये? हाँ जी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने महीने? 4 महीने. एज पर द लीज एग्रीमेंट इफ एयरक्राफ्ट फेसेस एनी एक्सीडेंट SAL इज रिक्वायर्ड टू पे मंथली रेंटल टू द लेसर टिल सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम. यानी जब तक उसको इंश्योरेंस नहीं मिल जाता तब तक हमें क्या पे करना है? रेंट पे करना है. अच्छा अब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि इंश्योरेंस क्लेम जो है सेटल हो गया 31 अगस्त को, तो आपने रेंटल कब तक पे करना है? नहीं, रेंटल कब तक पे करना है भाई? इकतीस अगस्त तक ना, अक्टूबर तक इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वैसे नॉर्मल एग्रीमेंट अक्टूबर तक का था. हाँ तब तक. बात क्लियर है? तो आपका ये सोचो समझने की बात है, आपका ऊपर रेवेन्यू कुछ भी नहीं आ रहा होगा, एक्सपेंस जा रहा होगा, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ एक ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट है. बात समझ आ रही है? तो हाँ, तो अब देखें ना, कोई रेवेन्यू नहीं है, हम तो ये कहते हैं इन विच कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी. तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो गए? 0. अच्छा अब आपसे मुझसे पूछना है कि क्या इसमें कोई पेनल्टी क्लॉज है? नहीं है, कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास ये 3 थे, हम इन तीनों को ज़रा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. लाइसेंस, अबे जहाज ही नहीं है तो उड़ाएगा क्या?
अच्छा भाई, अली कह रहे हैं कि इसमें इंश्योरेंस क्लेम इज नॉट अ रीइंबर्समेंट एसेट, इंश्योरेंस मुझे मिलेगा या उसको जिससे लीज पे लिया था? हाँ भाई, हम ओनर हैं इसके, हम तो किराए पे चला देते। नहीं यही बात समझ, हम तो किराए पे चला देते ना, हम तो रेंट पे चला देते। एसेट किसका है जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ। लेसर का। तो इंश्योरेंस क्लेम किसको मिलेगा? तो वो यही कह रहा है कि जब तक मुझे ये जहाज़ वापस नहीं मिल जाता तब तक आप रेंट मुझे पे करोगे। सही जी, भले ही आप कुछ नहीं कमा रहे हो वो आपका मसला है। सही है। ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? चलो ये बता देते हैं भाई। सही जी, ये जहाज़ है भाई। सही है जी, अब जैसा भी है यही है। अब इसमें खिड़कियाँ बना दो। हाँ, तेरे को ही बिठाना है इस पर। अब ऐसी है ड्राइंग, क्योंकि मेरी ड्राइंग हमेशा किसी और ने बनाई है। सही जी, ये जहाज़ है। सही जी, लोग यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, इस जहाज़ से जो आने वाली आपकी कमाई है वो क्या हो चुकी है? ज़ीरो। और इस कमाई को कमाने के लिए आपने एक नेसेसरी खर्चा करना है जिसका नाम क्या है? रेंट। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपने उससे किया हुआ था और इससे आप कमा रहे थे, अब कमाई आने वाली हो गई ज़ीरो, ये पे करे जाना है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंटर हुए थे ये बेसिकली था तो ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट, बट ये सेल्फ अब क्या बन चुका है? ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या बन जाता है? ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये मजनू भाई वाली ड्राइंग है। खैर, लाइव पेंटिंग करता हूँ ना मैं, इसलिए। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलें जी, अब हसान बता दो, क्लियर है भाई ऑनर्स वाली? हाँ, तो अली कह रहे हैं कि सर IFRS 15 में तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू देखते हैं, तो मैं भी तो ये देख रहा हूँ कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट कितने महीनों का बचा है भाई? हाँ भाई, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट कितने महीनों का बचा है? 4 महीनों का बचा है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि 4 महीनों का तो बचा है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही टर्मिनेट हो जाएगा जब तक जहाज का इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा। तो टेक्निकली कितने महीनों का बचा? 2 महीने। क्लियर है? तो अभी भी मैंने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ही देखी है, पर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में जितना बचा हुआ है उतना देखूंगा ना। और हमने जो सवाल किए थे उसमें सिर्फ बचा कुछ ही देखा था। जो हो चुका है क्या उसको देखोगे, या वो हो चुका? वो तो हो चुका है। क्लियर है? खैर, यहां पे लिखा आ CEO कमिटेड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस इट इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, और वैलिड एक्सपेक्टेशन क्या हो चुकी है? क्रिएट हो चुकी है कि वो कंपनसेट करेगा। देयरफॉर SAL शुड मेक अ प्रोविजन ऑफ ₹8 मिलियन। आई थिंक ये आप लोगों ने सही पिक किया था। आगे, द क्लेम वॉज फाइल्ड सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड बट द ऑब्लिगेशन यानी ऑब्लिगेटिंग इवेंट emergency landing occurred before the, so it is a, as per the legal advisor SAL would be liable to pay damages in any case but the amount is, so SAL should make a provision for most likely option that is 20 million। हमने भी यही कहा। सही जी। इसके बाद, सिंस द एयरक्राफ्ट इज नो मोर यूजेबल फॉर SAL, इंश्योरेंस क्लेम इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बाय 31 अगस्त, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम ऑनरस। देयरफॉर SAL शुड मेक अ लायबिलिटी फॉर रेंटल्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। कितना आ गया ये? और फिर आखिर में लिख दिया इसने कि भाई जो USD अमाउंट है शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू PKR, ताकि आपका लॉस किस में बुक हो? पाकिस्तानी रुपीज में हो। हाँ जी, बाकी सही लिखा था।
गुड, यानी आपने यूएसडी में बता दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है सर। स्टैंडर्ड के ऐसे डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इफ सो ऐसा है तो मार्क्स निकालना आसान है, बिल्कुल ऐसा ही जानिए, मार्क्स निकालना ही आसान है। इसमें मैं तभी कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ ये बताना है कि भाई जैसे सीईओ ने आके बोल दिया तो दिस क्रिएट्स, क्या लिखोगे, दिस क्रिएट्स प्रेजेंट नहीं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, सो द अमाउंट ऑफ प्रोविजन वुड बी ₹8 million। तो ये आराम से सवाल से आप निकाल लेंगे, बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिस से सही हो जाएगी अंग्रेजी। भाई बात क्लियर है? चलें जी अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी, हाँ वो हैवी सवाल कराऊंगा, हैवी सवाल इसलिए थे उसमें। अच्छा, अली ने लिखा है, तला ने लिखा है, द चेंज इन टैक्स रेट आफ्टर द ईयर एंड इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट as there will be no impact on net profit of 2020. If the impact of change in tax is significant, the disclosure shall be made. हाँ भाई, पहले का बच्चे बता रहे हैं कि पहले तो कह रहा है आप अज्यूम करो आप कौन सी तारीख पे मौजूद हो, 1 Feb 2021 पे, सही है। फिर वो कह रहा है कि भाई आप हैं फाइनेंस मैनेजर तिब्बत लिमिटेड के, यू आर फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ टीएल हैज सेंड यू द फॉलोइंग ईमेल, आपको ये ईमेल मिली है। फिर वो कह रहा है कि भाई 2020 एक टफ ईयर था ड्यू टू कोविड-19 एंड नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेडली वेरी लो एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। हाउएवर आई हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मैटर व्हिच मे इंप्रूव टीएल्स नेट प्रॉफिट फॉर 2020। पहला कह रहा है कि 25 जनवरी 2021 पे, अच्छा 25 जनवरी 2021 मतलब ईयर एंड के बाद है। हाँ भाई, ये ईयर एंड, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। चलें जी, हमने कहा कि सर गवर्नमेंट इनेक्टेड अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स लॉ टू रिड्यूस द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर कंपनीज बाय 10% फॉर 3 years इंक्लूडिंग 2020। भाई ये तो कह रहा है 2020 को भी हम रिड्यूस कर देंगे। तो फायदा नहीं है हमारा, ये फायदा है, आप कह रहे हैं फायदा है, पर रिकॉर्ड कब होगा? तो यहाँ पे क्यों नहीं? कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, ऐसा ही है भाई। तो सर अगर हम यहाँ पे एक एक करके पिक करें, और आप प्लीज़ मैच करें इसको कि क्या आपका आंसर सही था या नहीं था। ये देख लो भाई, a reduction of income tax rate after the year end is a non-adjusting event as it was enacted after the reporting period, so it will not affect the profit for 2020। ऐसा ही है। चलें जी, ये कितने लोगों ने सही किया था? सोचा नहीं, लिखना है ना। सोच में क्या, सोच में तो बहुत चीजें कर लेते हो। अच्छा भाई, ये हो गया, अब आ जाए दूसरे पे। कौन सा वाला? हाँ, डिस्क्लोजर वाली बात लिख सकते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट चेंज है तो यू कैन मेक अ डिस्क्लोजर ऑफ इट। चलें जी, अब हम बात करें चेंज इन वैल्यू ऑफ मार्केट बेस्ड एसेट लाइक फॉरेन करेंसी आफ्टर ईयर एंड इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एज पर आईएएस स्टैंड, सो नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ 2020। तो आप कह रहे हैं कि सर
नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। हाँ भाई बाकी बच्चे भी बता दें। तो सर वो कह रहा था एक्सचेंज रेट हैज राइजन फ्रॉम 150 पर यूएसडी एज ऑन 31 दिसंबर 2020 टू 162। अच्छा आज की तारीख क्या चल रही है? 1 फेब चल रही है। तो आज बता रहा है कि इतने में पहुंच चुका है। टीएल हैज अ सिग्निफिकेंट रिसीवेबल इन यूएसडी। बोल रहा है कि भाई आपके पास जो आपके रिसीवेबल्स मौजूद हैं वो लेट से $40,000 के मौजूद हैं। तो इसको आपने जब मल्टीप्लाई किया अपने एक्सचेंज रेट से तो पीकेआर में जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। पर वो कह रहा है अगर ये ज़्यादा है कम है कोई मसले वाली बात नहीं है, पर यह है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि रेट कब चेंज हुए हैं? अगले साल। तो क्या ये मेरा फ़ायदा नहीं है? पर अगले साल रिकॉर्ड होगा। ऐसा है भाई? सर 31 दिसंबर पे ही हुआ ना एक्सचेंज रेट चेंज। बेटा ऊपर देख लेना अब यहाँ पे, ये देख लो ना ये क्या लिखा हुआ है। आज की तारीख क्या चल रही है? वो लिखा है कि एक्सचेंज रेट है राइजन फ्रॉम 150 जो 31 दिसंबर पे था, और आज कितना चल रहा है? और आज की तारीख हमें ऊपर बताई हुई है कि हम 1 फेब पे मौजूद हैं। हाँ तो वो जो 150 पे गया होगा वो वहां तक तो हो चुका है, 162 पे नहीं आना, वो अगले साल आओगे। सही ना? क्योंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना, मार्केट बेस्ड एसेट है। अब ईयर एंड पे खड़े होकर ये तो नहीं कह सकते कि मुझे डॉलर कितने मिलते हैं 162 के हिसाब से। कितने के हिसाब से मिलेंगे? 150 के हिसाब से। तो हमने उसी पे रखा हुआ है। क्लियर है? हाँ जी ऑनलाइन वालों, दूसरे में कोई मसला? चलें जी हम चलते हैं अगले उस पे। देखते हैं। हाँ भाई क्या लिखा तुम लोगों ने? No indication of it at year end, no change and no impact on profit. However, since it's a major customer, it can be disclosed in the financial statements. चलिए, यानी अली कह रहे हैं कि सर क्योंकि उसकी जो माली हालत है वो ईयर एंड के बाद सही हुई थी, तो आप अपने रिसीवेबल को ईयर एंड के ऊपर एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट के ऊपर एज एड के ऊपर उसकी माली हालत सही थी या ख़राब थी, तो आप उसको ख़राब ही रहने देंगे। वो सही कब हुआ है? तो क्या मेरा फ़ायदा नहीं है? अगले साल रिकॉर्ड होगा। तो सर आप कह रहे हैं कि ये कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये आप कह रहे हैं कि सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा सलाल कह रहे हैं कि सर कस्टमर फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी एट ईयर एंड इंडिकेट दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, 40% ऑफ प्रोविजन नीड टू बी बुक्ड। अरे नहीं भाई 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 वो कह रहा है 40% का प्रोविजन तो ऑलरेडी बुक उसने किया हुआ है। 40% का प्रोविजन तो है वो तो ऑलरेडी बुक हुआ हुआ है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसको रिवर्स करें या ना करें। पंगा इसके ऊपर है सलाल
क्योंकि बैंक लोन जो रिसीव हुआ है वो ईयर एंड के बाद हुआ, यानी उसकी माली हालत ईयर एंड के ऊपर सही थी या खराब थी। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं एज एड के ऊपर उससे ये पैसा ले सकता था। ये पैसा कब ले सकता हूं? एज एड के बाद। तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट है और ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। सही है, यानी ईयर एंड के ऊपर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी और अच्छी थी, वीक थी। तो आप ईयर एंड के ऊपर कह रहे हैं ना कि उसकी पे करने की कैपेसिटी नहीं थी, ये पैसा रिकवरेबल नहीं था। ईयर एंड के ऊपर एजेड के ऊपर यहां खड़े होकर देखो कि क्या वो रिकवरेबल है, आपका जवाब आएगा नो। पर एज फार एज यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट ईयर, क्या वो रिकवरेबल है? यस। तो उसको रिवर्स कर देना। मैं मना नहीं कर रहा कि वो फायदा नहीं है, पर फायदा कब का है? अगले साल का। हाँ जी, बैलेंस एग्जिस्ट करता है ना, पर बैलेंस की रिकवरेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी नहीं। तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमने अगले साल जाके उसको क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। सही है। जैसे आप बेचते हो माल, तो आपने माल बेचा तो आप पे प्रोविजन की जो है वारंटी एक्सपेंस आ गया, तो हम कहते हैं ईयर एंड पे भी मैं लायबल हूं। तो वो जिस साल का प्रोविजन होता है उसी साल में रिकॉर्ड हो जाता है। सही है। अच्छा भाई, अब हम आ गए सर चौथे के ऊपर। एक मिनट खाली मैं वो इसमें वरना कॉपी हो जाता ना। नहीं नहीं, ये सही है ऐसे। हाँ जी, फोर्थ। नहीं, आप देखेंगे क्या सीन है। नहीं नहीं, लिख के बताओ, लिख के बताओ। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है मूसा ने द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द कंपनसेशन स्कीम इन दिसंबर 2020 द कंडीशन एग्जिस्टेड बिफोर द ईयर एंड देयरफॉर दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, हमाद ने लिखा है दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज सीएल वाज इंटाइटल्ड टू रिसीव द ग्रांट एट ईयर एंड द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड इट सो द प्रॉफिट विल इंक्रीज। ओके। एमएल लिखती हैं एज एट ईयर एंड द कस्टमर वाज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इंडिकेटिंग। अच्छा, आप पुराना वाला बता रही हैं। Okay, अब Ali, since the announcement of government was made before the year, NSL has the right to 25% reimbursement. It can adjust profit of 2020। हाँ भाई, तुमने क्या लिखा? नहीं तो ये हाँ जी सुनाओ। As government has announced a compensation scheme before year, since it's a past event, आगे सिंस द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, इसके आगे जानी।
Non-adjusting event. Adjusting event. Salah, since the government has made announcement providing grant by year end, it is an adjusting event. अच्छा चलो आप मुझे एक बात बताओ, अभी देख लेते हैं क्या ये। हमने कहा कि सर ये हमारा जो है ये है हमारा दिसंबर 2020 ही है ना। अच्छा, गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया अब वो एग्जामिनर आप लोगों को ऐसे घुमा रहा है कि भाई आपको बोल रहा है अनाउंस पहले हो गया। अनाउंसमेंट होना एक अलग बात है और प्रेजेंट राइट होना एक अलग बात है। अब मैं आपको एक बात बोलूं, ये मेरा है 31 दिसंबर 2020। अब आपने इस पूरे टेन्योर के अंदर जो भी सैलरी एक्सपेंस पे किया है, जो भी सैलरी एक्सपेंस पे किया है, सही है जी, उसका 25% आपको क्या होगा, रीइंबर्स होगा। ये पूरी कहानी है। पर इस कहानी के दो पहलू हैं, एक आपका राइट होना और एक रीजनेबली सर्टेन होना कि आपको पैसे मिलेंगे। आपने अगर IAS 20 को पढ़ा हो सही तरीके से तो वो कहता है कि ग्रांट आप तब रिकॉर्ड करें जब आप वर्चुअली सर्टेन हैं कि आपको पैसे मिल जाएंगे और आपने कंडीशन फुलफिल कर ली हो तो आपका रिसीवल आ जाता है। ऐसा है, मैं कह रहा हूं कि आपने एम्प्लॉयज को नहीं निकाला, ये तो कंडीशन है, पर आपने अब तक इस केस के अंदर जो एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं की। एप्लीकेशन फाइल की है नहीं की? नहीं की। ऐसा है ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ, ऐसा है? आपने अब तक एप्लीकेशन तो फाइल की नहीं है, एप्लीकेशन को कटा दिया आपने। अच्छा, जब आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं की अब तक, तो आप मुझे बताएं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमारे पास क्या राइट टू रिसीव है? सवाल है, क्या राइट टू रिसीव है? आप ईयर एंड पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट से मैं पैसे ले सकता हूं, एप्लीकेशन ही फाइल नहीं की। तो सर गेम यहां पर यह है कि ये इस वजह से इस साल में अकाउंट फॉर नहीं होगा। ऑनलाइन वालों बात समझ आई? जानी जल्दी बताओ। हाँ, एग्जामिनर 3 पार्ट इजी देकर आखिर में खेल गया। एग्जामिनर ने यही किया है, इसमें तो घुमाया ना, यही तो गेम है। बाकी 3 आसान भी तो दिए थे उसने, चौथे वाले में घुमाया। बस खैर चलो, आपके बकाया नंबर तो निकल गया ना। वो तो हमने सीखा हुआ भी है ना। हाँ जी, ये क्लियर है, इसको रीड कर लेते हैं। ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड the grant compensation scheme in 2020, the grant would be recognized when there is reasonable assurance that the grant will be received. As the process has not yet been initiated and would take few months, it seems that there is no reasonable assurance as at 31 December 2020 the grant will be received. Therefore, it would not affect the profit of 2020. बात क्लियर है जानी? तो ये था इसका एक मंजन जो आपने करना था। अच्छा, अब इसके मेरे ख्याल से 1-2 पास पेपर रह गए, तो वो आप कर लीजिएगा। मैं क्योंकि अभी मुझे ये चार्ज करना है, क्योंकि मेरा सिर्फ जो है ना कोई 8% बचा हुआ है, तो यहाँ पे IAS 1037 खत्म होता है। क्योंकि 1-2 पास पेपर हैं, वो आप खुद भी करके मुझसे डिस्कस लाजमी कर लेना। अगर पर खैर उसमें मसला नहीं होगा, तुम्हें इतना तो करा दिया मैंने कि तुम पहुँच जाओगे मकाम तक। 2 पास पेपर रह गए, वो कर लीजिएगा। लास्ट अटैम्प्ट में नहीं आया था, लास्ट अटैम्प्ट में नहीं आया था, सही है, लास्ट से लास्ट में आया था, तो वो देख लेना। तो ये मैंने आपको तकरीबन सारे पास पेपर करा दिए हैं इसके।
अच्छा अब लेट्स डिस्कस दी आगे की स्ट्रेटजी। सुन लो भाई, अब आगे की स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लेते हैं, प्लीज सुनिए, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे की स्ट्रेटजी ये है कि IS-1 जो मेरा बनाया हुआ है, सही जी, वो आपको पाकिस्तान की किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब से कोर्स चेंज हुआ है IS-1 का कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आज तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ, सिवाय एक अटेम्प्ट के। उसके अलावा उसने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक डिस्क्लोजर पूछा है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्जामिनर का किसी दिन दिमाग घूमे और वो IS-1 के अंदर लीज, IS-21, IFRS-9 सब डाल के बोले कि ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है 3 स्टैंडर्ड्स की। कितने स्टैंडर्ड टेस्ट हो गए? 3। और वो बोले कि ये सबकी अकाउंटिंग सही करने के बाद अब टैक्स वाला ये मानता, तो क्या आ गया? डेफर टैक्स, तो 4 हो गए। तो ये सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी है कि एक रोलर कोस्टर टाइप चलेगी जिसमें मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, पर ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें सब रिवाइज करा के निकालूंगा। तो बेसिकली IS-1 इज ऑल अबाउट रिवाइजिंग एवरीथिंग। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जो पीछे की चीजें हैं वो ग्रेजुअली रिवाइज करें, और IS-1 में मैं पूरा भी रिवाइज करा दूंगा। नहीं, IS-1 आपको ऐसा पक्का कर देगा, पहले तो आपको थोड़ा सा टेंशन देगा, एक हैंडल नहीं होगा सवाल, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल, उसके बाद वो हैंडल होना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर है? तो ये एक स्ट्रेटजी है। अच्छा, अब रिवीजन का तरीका क्या है? रिवीजन सर हम कैसे करें, हम आपको बता देते हैं। आपको रिवीजन करने का तरीका ये है कि खुदा के वास्ते आप अपना जर्नल एक बार घुमाए। देखो, मैं होता था अपने टाइम पे ना, मैं डिसाइड करता था कि इस दिन पे ये जर्नल घुमा के खत्म करना है। कैलकुलेटर हाथ में रखो, कॉन्सेप्ट घुमाओ। कैलकुलेटर हाथ में रख के क्या करना है? कॉन्सेप्ट्स को घुमाना है। एक दिन सोचा लीज, तो लीज खत्म करके उठना है। कैलकुलेटर पे पास पेपर्स भी हो रहे हैं, सब रिकॉल हो गया। अब जब सब रिकॉल हो गया तो रोज उसका एक सवाल करो। यानी अब जब FAR-2 पढ़ने बैठोगे ना, तो दिमाग में बना लेना है कि अगर 4 घंटे दिन में FAR-2 को अलॉट किए हुए, तो मैंने पहले लीज का एक सवाल करना है, वो दस्ती हो जाएगा, आपका हाथ चलता रहेगा उस पर। फिर क्या करना है? एक टॉपिक पूरा खत्म करना है, जैसे कंसोलिडेशन हो गया। अगले दिन पे क्या करोगे? 2 सवाल, एक लीज का, एक कंसोल का। अच्छा, जब सवाल कर रहे होगे तो इटसेल्फ रिवाइज ही हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्या हो रहे होंगे? अप्लाई। ऐसे एक एक करके करते हुए मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जर्नल नहीं घुमाना बार बार, जर्नल एक बार घुमाना है और फिर उसको रोज क्या करना है? अप्लाई। तो ऐसे करते करते जब आप चेन बनाएंगे ना, तो आपका फिर एक वक्त ऐसा आएगा, अगले 15 दिनों की बात कर रहा हूं, सिर्फ अगले 15 दिन, आप उस मंथ में एंटर हो जाएंगे जिसमें सिर्फ रिविजन है। तो जब आप लिटरली फैब के महीने में एंटर होंगे, तो फैब के महीने में पता है सिर्फ आपके पास क्या होगा? प्रैक्टिस। आपके टॉपिक सारे क्या हो चुके होंगे? रिवाइज। अब वैसे ही इतने फ्लुएंट होंगे, फिर आपको मैं करवाऊंगा फैब के महीने में मॉक्स। 3 मॉक होंगे और 3 मॉक हम करेंगे क्लास में। तो 3 मॉक का टाइमर लगा के करेंगे। अच्छा, फिर आपकी मॉक की तैयारी भी ऐसी होगी जैसे मैंने कहा। पर अगर देखो जानी, मैं प्लीज यही चीज तुम सबको भी बता देना, जो भी दोस्त या जो भी, अगर हम शक्ल रात को क्लास लेता, जो भी, सबको बता देना कि भाई अगले 15 दिन आपने ये करना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ सब रिवाइज हो जाएगा। 15 दिन में पूरा कोर्स रिवाइज हो सकता है। मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई ना, आप जर्नल घुमाएं एक, बस देखो भाई 3 घंटे जर्नल घुमाने से अच्छा है कि प्रैक्टिस करो। तो 15 दिन बाद एक ऐसा वक्त आ जाएगा, IS-1 में भी अलग चल रही होगी। IS-1 आपको हैंडल करना सिखाएगा मल्टीपल सिनेरियोस, मिक्स स्टैंडर्ड्स। तो जब एक वक्त आएगा ना फैब में, तो फैब में आप बोलेंगे यार वी आर रेडी, और फैब में आप जर्नल घुमाएंगे या सवालात कर रहे होंगे। जर्नल की टेंशन ही नहीं है। जर्नल तो जब कभी रात में थके हुए आपको लगा कि यार बस जर्नल उठा के ऐसे ही स्वाइप करना है, तो वो कर लिया आपने। भाई बात क्लियर है? तो ये स्ट्रेटजी है आपकी अगले 15 दिनों की, सही है जी, ताकि हम फैब में एंटर होने से पहले हमारा कोर्स क्या हो चुका हो? खत्म और रिवाइज हो चुका हो। तो फिर आपने दुनिया जहां के सवाल करने हैं, मेरे सवालात कर लो एडिशनल, किसी टीचर का मॉक मिल गया वो सॉल्व कर लिया, बस सोल्यूशन पे ध्यान रखना उसके कि वो कॉन्सेप्ट को नहीं हिलाए, सही जी। और हो नहीं सकता कि हिलाए, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से सही बनाता है, सही जी। तो आप जब वो सवाल कर लेंगे, उस पर डिस्कशन करें, तो सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है, जहां से मिलता है करो। पर जो मैं आपको सवाल कराऊंगा FAR-1 के, वो कोई नेक्स्ट लेवल होंगे। FAR-1 कह रहा हूँ, FAR-2 के, सही है जी। तो लव यू टू जानी, मिलते हैं। IS-21 जो है मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा, आप उसको देखते रहिएगा, सही है जी। मिलते हैं ऑडिट की क्लास में, कल शाम में क्लास है, सही है जी। मिलते हैं कल की क्लास में, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।